नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत ने एक बार फिर चीन के अरमानों पर पानी फेरते हुए उसे बड़ा झटका दिया है। पिछले 8 साल से भारत को अपने जाल में फांसने की कोशिशों में लगे चीन को पीएम मोदी की दूरगामी सोच ने चित कर दिया है। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी यानी आरसीईपी से भारत का हटना चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा आरसीईपी को अमली जामा पहनाने का मकसद भारत बाजार पर कब्जा करना था। चूंकि भारत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लोकल टू वोकल पर जोर दे रहा है, इसलिए चीन के मंसूबे अधर में रह गए। अधर में इसलिए क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आरसीईपी में भारत की भागीदारी का रास्ता खुला रखा है, यानी भारत को जब उचित प्रतीत होगा वह आरसीईपी का सदस्य बन जाएगा। इससे पहले यह समझे कि आरसीईपी क्या मसला है, पहले यह जान लीजिए कि चीन ने आसियान देशों के साथ मिलकर एक ऐसा गुट बनाने की स्कीम तैयार की थी जिनमें आपसी व्यापारिक संबंध ज्यादा मजबूत हो और क्षेत्रीय व्यापार बेहद सुगम और सस्ता हो जाए। चीन का तर्क था कि इससे आसियान देशों को आर्थिक प्रगति में बेहतर मौके उपलब्ध होंगे, साथ ही आसियान देशों के एक दूसरे के बाजारों में सीधी पहुंच हो जाएगी। यानी चीन द्वारा दिखाया गया यह सपना ऊपर से सोना ही सोना लगता था, मगर इसके पीछे चीन का खौफनाक षड्यंत्र भी छुपा था, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आरसीईपी का विचार सबसे पहले 2011 में बाली में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर रविवार को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत आसियान के 10 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये देश कौन कौन से हैं, अब जरा इनके बारे में भी जान लीजिए। इनमें फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई शामिल है। आसियान के ये देश बहुत छोटे हैं और इनकी अर्थव्यवस्था $0.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा नहीं है। इंडोनेशिया जरूर इस मामले में थोड़ा बहुत आगे है, जो 40 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का चौथा बड़ा बाजार है। बाकी के 9 देश कम जनसंख्या और कम उत्पादन क्षमता वाले देश हैं। इनमें ज्यादातर देशों की जमीनी सीमाएं एक दूसरे से मिलती है और चीन की निगाह इसी खास वजह पर टिकी है, पर असली वजह और भी है। दुनिया की करीब 1/3 आबादी इन्हीं 15 देशों में रहती है। एक अनुमान के अनुसार एशिया पैसिफिक के इन देशों के पास $26 खरब की अर्थव्यवस्था है। इसलिए चीन के लिए रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मूर्त रूप देना आन का सवाल बन गया था। दरअसल आरसीईपी के तहत सभी सदस्य देशों के लिए व्यापार का एक ही नियम लागू होगा, यानी कोई भी देश इसके लिए अलग से कोई नया नियम नहीं बनाएगा। आरसीईपी का कोई भी देश अलग से ड्यूटी और अन्य टैक्स भी नहीं बढ़ा सकेगा। सभी सदस्य देश एक ही नियम पर आयात निर्यात करेंगे। अभी तक जिन देशों ने विविध देशों पर आयातित सामान पर जो शुल्क लगाए हैं वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत को चीन एक टॉर्च का निर्यात करता है, जिसका मूल्य ₹10 रखा गया है। भारत सरकार उस पर 10% ड्यूटी लगाती है, तो वह टॉर्च ₹11 की भारतीय बाजार में पहुंचती है। अब अगर आरसीईपी के तहत इस ड्यूटी में 90% तक की कटौती की जाए तो यह भारत में और सस्ते दाम में पहुंचेगी, जिससे आम उपभोक्ता को तो बड़ा फायदा होगा। इससे उपभोक्ता के पैसों की बचत भी हो जाएगी और इससे उसकी खरीदारी में तेजी आएगी। यह चीन का विचार है, जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखता है, पर इसके पीछे असली खेल समझना भी ज्यादा जरूरी है। इससे भारत के राजस्व पर एक बड़ा असर पड़ेगा। इससे भी बड़ा असर उसके घरेलू उद्योग धंधों पर होगा। चीन बेहद सस्ते और चालू सामान बनाने में महारत हासिल कर चुका है। चीन में श्रम सस्ता होने और निर्माण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन नहीं करने के कारण चीनी उत्पादों का मुकाबला करना आसान नहीं है। आरसीईपी का सबसे ज्यादा लाभ चीन को ही मिलने वाला है। चीनी माल सस्ते होने के चलते वह सभी बाजारों को अपने माल से पाट देगा। मजे की बात यह है कि चीन में विदेशी माल की खपत 10% के करीब है। ऐसे में आरसीईपी के सदस्य देशों का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी चीन आरसीईपी के नियमों का फायदा उठाकर अपने उत्पादों को ज्यादा बड़ा बाजार दे पाएगा। पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ते होने के कारण इनकी खपत भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि घरेलू उत्पादकों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो छोटे देश चीन के सब्जबाग में फंसकर आरसीईपी से जुड़ गए हैं, उन्होंने एक तरह से अपनी तबाही पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि इन देशों में उत्पादन के मुकाबले खपत बहुत ज्यादा है। अगर इन देशों में कुछ सामानों का उत्पादन होता है तो जरूरी नहीं है कि वे चीन के बाजार में टिक पाएंगे, जबकि चीन दावा कर रहा है कि आप अपना माल चीन के बाजार में भेजिए, पर उस माल की चीन में खपत की गारंटी चीन नहीं देता है। अगर आपने नेपाल से संबंधित पिछले वीडियो वॉच किए हैं तो चीन ने नेपाल के साथ इसी तरह मिलता जुलता समझौता किया था, जिसमें चीन ने नेपाल के 511 प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री कर दिए थे, परंतु चीन ने उनके दाम ज्यादा बताकर और गुणवत्ता खराब बताकर उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदा। बाद में चीन ने 511 उत्पादों की सूची 121 कर दी। खास बात यह है कि नेपाल ने भी चीनी प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री किए थे, जिससे नेपाल के बाजार चीनी सामानों से पूरी तरह पट गए। इसमें हैरानी की बात यह है कि चीनी प्रोडक्ट गुणवत्ता के मामले में बेहद ही घटिया है।
इसका मतलब यह है कि चीन आरसीईपी की आड़ में बड़ा गेम खेल रहा है। वह सभी सदस्य देशों को लुभा रहा है कि अपना प्रोडक्ट आप चीन में भेजें, चीन भी अपने सामानों को आपके बाजार में उतारेगा। इससे बाजारों में खपत बढ़ेगी तो उनके देश में भी आर्थिक मंदी में कमी आएगी। खासतौर से कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न मंदी से निकलने के चीन बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। भारत चीन की इस चाल से बहुत पहले से वाकिफ है, इसलिए वह पहले ही आरसीईपी से अलग हो गया था, क्योंकि यह नदी में रहने वाले मछलियों के मगरमच्छ से टकराने जैसी नौबत थी। भारत इस गुट में शामिल हो जाता तो भारत के ज्यादातर उत्पादक लगभग बर्बाद हो जाते। भारत में आयात की जाने वाली 80 से 90% चीजों पर ड्यूटी कम हो जाती। इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाने से भारत के बाजार विदेशी सामानों से पट जाते। भारत को आरसीईपी में शामिल होने का फायदा तभी है जबकि उसका आयात कम और निर्यात ज्यादा होता हो, जैसे कि इस वक्त चीन की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 2018-19 में 53 अरब 56 करोड़ डॉलर और 2017-18 में 63 अरब डॉलर था। भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में चीन को 16 अरब 60 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था। वहीं इस अवधि में चीन से आयातित वस्तुओं का मूल्य 65 अरब 26 करोड़ डॉलर रहा है। खास बात यह है कि आसियान के सभी सदस्य देशों के साथ चीन इसी तरह का व्यापार कर रहा है। वह इन देशों से आयात कम करता है जबकि उसका निर्यात 10-20 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में अगर यह देश ये सोचते हैं कि चीन में इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से उनके उत्पादों की खपत बढ़ जाएगी तो यह उनकी बड़ी भूल साबित होगी। चीन एक ऐसा चालू देश है जो शुरुआत में जरूर इन देशों से ज्यादा माल खरीद सकता है, मगर साल 6 महीने बाद वह फिर से चालबाजी पर उतर जाएगा। उसके बाद इन देशों के लिए चीनी सामानों से पीछा छुड़ाना बेहद कठिन हो जाएगा। आज भारत इसका एक जीवित उदाहरण है, जहां बहुत कोशिशों के बावजूद भी चीनी प्रोडक्ट से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है, जबकि भारत सरकार इसके लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। चीनी प्रोडक्ट का चक्रव्यूह तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार वह बाजार तक पहुंच गए तो फिर वह सभी को अपने मुंह पास में जकड़ लेते हैं। भारत को आरसीईपी में शामिल होना जरूर चाहिए, मगर वह ऐसे कदम तभी उठाए जबकि भारतीय प्रोडक्ट गुणवत्ता और मूल्य में चीन को टक्कर देते हो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।